बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद को संजीदगी से ले, कोई वज़ीर-ए-आज़म के कान नहीं भर सकता। कराची पैकेज के लिए वफाक फंड्स देगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सिंध हुकूमत को इंदिया। सिंध में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने असेंबली रूल्स 143 को चैलेंज कर दिया। प्री बजट सेशन बुलाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। हवास बाख्ता स्पीकर और वज़ीर आला शेख 143 भूल गए। हर साल जनवरी तक मार्च प्री बजट सेशन बुलाना लाजमी है। हुकूमत को प्री बजट इजलास बुलाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तिदा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की फिरदौस शमीम नकवी पर तनकीद। अपोजिशन लीडर को आइन और जमहूरी रिवायात से नाबलद करार दे दिया। बोले सिंध में तहरीक इंसाफ सिर्फ नारेबाजी की हद तक महदूद है। हुकूमत का आवाम पर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए बढ़ गए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है। अद्वियात के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। PTI आज पेट्रोल मसनूआत की कीमतों पर एहतजाज क्यों नहीं करती। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पानी चोरों की शामत आ गई। वाटर बोर्ड इन एक्शन, पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। MD वाटर बोर्ड कहते हैं 48 इंच की लाइन में मुताद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी व्यूअर्स, स्टोरीज़ आपने देखी और इन स्टोरीज़ पे बात करने के लिए सबसे अहम कराची और सिंध पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद को संजीदगी से नहीं ले रही और ये कहा गया है ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से कि सिंध को यानी तरक्याती मंसूबों के लिए वफाक की जानिब से फ़ंड्स दिए जाएंगे। क्या पैकेज है? कराची के हवाले से हर दफ़ा यही समझा जाता है कि कोई ना कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा, लेकिन जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमद होती है तो फिर कुछ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया जाता है, या ये कि फिर कुछ मंसूबों की बात ज़रूर की जाती है। ख़ास तौर पे बसों की बात की जाती है सिंध में, और ख़ास तौर पे कराची में मास ट्रांजिट प्लान की बात की जाती है, ब्यूटिफिकेशन की बात की जाती है, चमकता दमकता कराची की बात होती है। लेकिन जो एक सॉलिड एफर्ट्स होती हैं जिसके तहत बाकायदा फ़ंड्स अनाउंस किए जाते हैं, आदाद व शुमार दिए जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं की जाती। और अब दूसरी तरफ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने असम्बली में रूल 143 यानी 143 को चैलेंज कर दिया और ये कहा गया है कि सिंध हुकूमत या जो सिंध असम्बली है वो इस बात की पाबंद है कि उसे प्री बजट सेशन बुलाना चाहिए, बाकायदा बजट पे बहस करनी चाहिए, किस चीज़ में कितने पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं, किस चीज़ का बजट कितना रखा जा रहा है, ये बाकायदा असम्बली में बाकायदा बजट के यानी बहस के बाद ये बजट पास होना चाहिए या मुख्तस किया जाना चाहिए जो प्रपोज बजट आता है जून में। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करना चाहेंगे। साजिद भाई क्या कहते हैं कराची के हवाले से? आप जाहिर सी बात है सिंध में अपोजिशन में तो ज़रूर हैं, लेकिन वफाक में आप इत्तेहादी जमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सर, कराची पैकेज की तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए, और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद से वापस आना चाहिए कि कराची में जो पैकेज वफाक की जानिब से आना चाहिए। क्यों डिले होता है सर? क्यों सॉलिड स्टेप्स क्यों नहीं लिए जाते? ऐलानात बहुत हैं, वादे बहुत हैं, आप लोगों से भी वादे किए गए हैं, लेकिन सॉलिड स्टेप्स की कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने सही कहा कि वादे वही बहुत किए जाते हैं, लेकिन कहीं स्टेप होता हुआ कि जो वादे किए जाते हैं उस पर इम्प्लीमेंट के नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 2013 की बात करूँगा कि गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए कराची के हवाले 2008 में सर, 2008 से 13 नवाज शरीफ जी उनकी हुकूमत थी। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। लास्ट टाइम खाकान अब्बासी साहब ने कहा 25 अरब मैं दूंगा। अच्छा, सिर्फ दूंगा और दिए नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी आई है,
अच्छा, 6-7-8 महीने गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब वक्त आए और गए, आए गए। कराची के साथ होता ही चला आ रहा है कि कराची में कोई भी वज़ीर आज़म आता है वो 1 दिन के लिए आता है, 2 दिन के लिए आता है या 2-2.5 घंटे के लिए आते हैं, अनाउंस किया और चले गए। पर इमरान खान साहब अभी आए हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का 2 तारीख को वो ऐलान करेंगे बनाने का कि उनकी हुकूमत ये सेरा अपने सर लेना चाहती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी हैदराबाद आकर उसकी ओपनिंग की थी, बस ओपनिंग करके चले गए थे। और मैं समझता हूँ कि न जाने पता नहीं कितने मंसूबे इस तरह पाकिस्तान के अंदर ओपनिंग करके पिक्चर बना के अपने गले में सेरा डाल के आगे निकल जाते हैं। इमरान खान साहब भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फिर 162 करोड़ रुपये देने जा रहे हैं। उसमें K4 का मंसूबा है, उसमें S3 का मंसूबा है, उसके अंदर फिल्टर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। तो ये 162 अरब डिसबर्स कब किए जाएंगे? इसके अलावा इन्होंने कुछ प्लान बनाया हुआ है कि हम बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी कुछ काम करना चाह रहे हैं कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स को हम पैसे देंगे, गवर्नमेंट पैसे देगी और सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, उस पर उनको लोन वगैरह दिया जाएगा। बहरहाल ये मंसूबे हैं। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं उन बादशाहों की तरह नहीं हूँ कि जो पिछले अदवार के अंदर हुकूमत करके बादशाह गए हैं, मैं थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, मेरा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है, मेरा तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल आप इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि आप वाकई में बादशाह नहीं हैं, बल्कि आप गरीब आवाम के गरीब नुमाइंदे हैं, गरीब वज़ीर आज़म हैं, और जो आप कहते हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, अभी तक 8 महीने के अंदर तो हमें कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये ज़रूर देखने में आई हैं चीज़ें अनाउंस जो हुए अभी तक के पेट्रोलियम प्राइस 6 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। फिर लोगों का सवाल भी यकीनन काबिल मज़म्मत बात है, लोगों का सवाल बनता है पाकिस्तान के लोगों का कि जब अपोजिशन में थी तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो मुझे अच्छी तरह याद है हम लोग असम्बली के अंदर होते थे, उसमें असद उमर साहब की बड़ी बड़ी बातें होती थी कि पेट्रोल प्राइस पे, गैस के प्राइस पर और अपोजिशन हुकूमत जुल्म कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है। बातें तो IMF पे भी होती थी। हाँ, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन अब आप आ गए, आपको अल्लाह ने मौका दिया है। अगर आप भी वही करेंगे जो पुराने लोगों ने किया है, जो पिछले अदवार के लोगों ने किया है, तो फिर आप उन पर फ़र्क नहीं रहेंगे। फिर आप ये कहें, उसको इस तरह से डिफेंड करें चीज़ों को कि ये तबाह करके गए हैं, ख़जाना खाली करके गए हैं, तो ये हर आने वाले का यही अनाउंस करता है कि आने वाला ये कहता है कि जो जाने वाला था वो सब साफ़ करके गया है। तो फिर मेरे ख्याल में आपको वर्किंग करनी चाहिए थी। आपने वक्त से पहले इमरान खान साहब ने बहुत 1-1.5-2 साल पहले असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दिया था, तो फिर आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी ना। फिर बड़े बड़े दावे किए गए कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो फांसी दे दें, या तो फिर वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अभी 6-7-8 महीने हुए इनकी हुकूमत को, हमारी ख्वाहिश है 5 साल पूरे करें, हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनका साथ देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आजमा चुके हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आजमा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन, चोर बाजारी के अलावा सिंध में कुछ नहीं किया। मिसाल के तौर पर इसी कराची का एक टाउन है कोरंगी टाउन, कोरंगी का एरिया, कोरंगी इंडस्ट्री एरिया, आप यकीन करेंगे कि महीना 40 करोड़ रुपए सिर्फ वो कराची इंडस्ट्री एरिया देता है रेवेन्यू की मद में हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को। लेकिन आप दुनिया का रूल ये है कि जहाँ पर जो शहर, जो ज़िला फंडिंग करता है, सबसे पहले उसको डेवलप भी किया जाता है। लेकिन आप कोरंगी की जाके सड़कें तो देख लें, कोरंगी में सेवरेज का निज़ाम देख लें, कोरंगी में पानी का निज़ाम देख लें, कोरंगी के अंदर हेल्थ का सिस्टम देख लें, कोरंगी के अंदर एजुकेशन का सिस्टम देख लें, आप कुछ भी बना हुआ नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कराची सिर्फ वफाक को फंडिंग देने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए है, सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए, लेकिन कराची को कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई दे भी रहा है तो बहुत जता कर कराची को ये दे रहा है। ख्याल ये किया जाता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ दिया जाए। आया इसकी वजह कोई प्रेशर्स हैं या क्या वजह है कि आप ये तमाम बातें आपकी पूरी पार्टी करती है सर, देखिए तमाम राब्ता कमेटी के अरकान भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर नहीं डेवलप किया जाता या कोई और ऐसी बात नहीं की जाती? आप लोग जाते हैं, आपके मुज़ाकरात होते हैं, आपकी मुलाकातें होती हैं, वापस आते हैं, ग्राउंड पे कुछ ना भी हो तो फिर 1 महीने की खामोशी होती है, फिर कुछ बातें कर ली जाती हैं। देखिए हम प्रेशर नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि MQM ने एक ज़माने के अंदर 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया था। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हुकूमत में रहना ज़रूरी है? अगर आप नून लीग का साथ दिया था सर, 11 साल MQM ने कंटिन्यूसली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं ना, और उस ज़माने में ये कहा जाता था कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को
एक इख्तिदार का चस्का लग गया, इसलिए अब इख्तिदार से अलग नहीं रह सकती? देखिए, MQM में एक रूरल जमात, दरमियाने तबके के लोग इसके अंदर सारे के सारे हैं। अच्छा, सब ग्राउंड लेवल से लोग उठे हैं, MNA, MPA, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, UC चेयरमैन, कौन सा सब इस लेवल पे गए हैं फिर ना। अच्छा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन, सर वो अब भी ग्राउंड लेवल पे हैं या अब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल ही है। और जिसने अगर कोई गलत किया तो भुगतेगा भी, सीधी बात ही है। MQM सपोर्ट नहीं करती ऐसे लोगों को। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन इसलिए कोई नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने आजमाया, नून को आजमाया, फिर उन्हीं के दौर में हम अपोजिशन में भी रहे, उनकी हुकूमतों से हमने इत्तेहाद तोड़े, इत्तेहाद खत्म किए। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, हम इस्तीफे दे के आ गए थे। इशूज़ कराची के थे सारे के सारे, कि कोई बात उनकी पूरी होने को नहीं देती थी। ऐलानात, वादे, दावे तो कर देते थे। अब ये शहर वो शहर है कि हमारे साथ अरसलान ताज मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान ताज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी अरसलान साहब, आज के प्रोग्राम में सिंध हुकूमत को जो ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म की तनकीद को वो जो है संजीदगी से लें और वफाक सिंध हुकूमत को फंड्स भी देगी और तरक्याती मंसूबों के लिए ख़ास तौर पे कराची पैकेज के लिए जो 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया है वो भी दिए जाएंगे। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सर, ऐलानात बहुत होते हैं, अब तकरीबन मतलब अगर देखा जाए तो 7 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अब तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। सर, ऐलानात, वादे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से वादे, कराची के लिए पैकेज का वादा, पैसे कब आएंगे सर? कराची में हालात कब बेहतर होंगे, यानी मौशी हालात, फिर जो कराची की कंडीशन है वो कब बेहतर होगी? देखें, बात यह है कि ऐलानात तो पहले ऐलान ही होता है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट जो है पायतकमील की तरफ पहुंचता है। अभी जैसे हैदराबाद का ऐलान हुआ, आप देखें कि अभी हुआ 2 दिन पहले, और 4 तारीख को जो है इस्लामाबाद में उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई है। तो ऐलान हुआ तो फौरन से काम हो रहा है स्टार्ट। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये ऐलानात ही नहीं रहेंगे। जैसे पिछली हुकूमत ने कराची पैकेज के सिर्फ ऐलान किए थे और वो फिर पता नहीं कहाँ हो गया, किसी को पता नहीं चला। तो ये 162 अरब रुपए का जो पैकेज जो है, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है ना, वो बुक्स में सिर्फ PTI के की जानिब से जो पैकेज अनाउंस हुआ है, इसको बुक्स में सिर्फ उसको जो है ना इनकारी कर रही है, उसको वेलकम नहीं कर रही। मुझे अफसोस है और मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही कि जी छोटे सूबों को हकूक नहीं मिलते, वफाक जो है ज्यादती करता है। पहली दफा वफाक जो है NFC से हट के एडिशनल सपोर्ट जो है सिंध के दारुल खिलाफे कराची को दे रहा है। NFC भी मिल रहा है सिंध को, उसके साथ साथ एडिशनली थर के हवाले से पैकेज अनाउंस हुआ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हुआ, कराची पैकेज का अनाउंस हुआ। इसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था कि पहली दफा ऐसी कोई वफाकी हुकूमत आई है तो सिंध को जो है ज्यादा उससे हक से जो उसका बनता है NFC का, उससे हट के एक एडिशनल 162 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस करिए। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी को सियासत करनी है और कराची को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया, शहरी इलाकों को इग्नोर किया, और उनके पास कुछ कहने के लिए कुछ और बचा नहीं है, तो उससे बातें कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी कराची पे तवज्जो देती तो वफाक को जरूरत क्या थी कि इस तरह के पैकेज के अनाउंस करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कभी कराची को पिछले 10-11 साल में आप अगर देखें कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से वफाक को तवज्जो देनी पड़ी। और जब भी वफाक ने जो है ये पैकेज अनाउंस किया है तो पीपल्स पार्टी आप देखेंगे पिछले 11 साल में अगर गैस रॉयल्टी के हवाले से बात करें, 234 अरब रुपए गैस रॉयल्टी के हिसाब से सिंध को मिले हैं वफाक की जानिब से। लेकिन जो इलाका गैस जहाँ से निकलती है, जिन इलाकों में, वहां पे पीपल्स पार्टी ने 1 टके का जो है काम नहीं किया। वजह क्या है? क्योंकि वहां से उनको वोट नहीं पड़ता। तो पीपल्स पार्टी की यही रिवायत है कि जिन इलाकों से उनको वोट नहीं पड़ता तो इसलिए उन इलाके के लोगों को इस सजा के तौर पे वहां पे कुछ भी लगाने से कासिर होता है। अच्छा अरसलान साहब, एक बात आपसे करना चाहूंगा इस मौजू से हट के। सर, हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी हुकूमतें हों या कोई मतलब सल्तनत हो, ये बाहर के प्रेशर से या बाहर की साजिश से इतनी नहीं टूटती जितना जो इख्तिदार के ऐवान होते हैं, जब उनमें चपखलिश होती है ना तो फिर हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। सर, जो हमें बयानात देखने में अब मिल रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, जहांगीर तरीन की तरफ से,
सर क्या आवाम का मतलब अटेंशन हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है या वाकई डिफरेंसेस मौजूद हैं? और अगर डिफरेंसेस हैं तो सर एक पार्टी जिसमें एक सेंट्रल लीडरशिप हो, बगैर लीडरशिप की अप्रूवल कैसे हो सकता है कि अब एक पार्टी में रहते हुए एक रहनुमा एक दूसरे रहनुमा के खिलाफ कोई बयान दे दे, जानते बूझते हुए भी कि डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं? हर पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन की इतनी कमी क्यों नजर आती है? देखिए, बात यह है कि हम इसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहते हैं। अमेरिका की वेस्टर्न डेमोक्रेसी में आप देखें कि यही तो डेमोक्रेसी का हुस्न होता है, यही तो जमहूरियत है कि हेल्थी डिस्कशन होती है और ये होनी चाहिए। अगर पीटीए के अंदर आप देखें कि जमहूरियत पीटीए से ज्यादा किसी दूसरी जमात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबको बोलने की आजादी है, अपनी आरा देने की, अपनी राय देने की आजादी है। तो आप देखें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की हम मिसाल देते हैं, सिर्फ मिसाल ही देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, सीखते कुछ नहीं है वहां से। वहां देखें, वहां बाकायदा तौर पे पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पे कैंडिडेट सामने सामने होते हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जब उनमें से दो कोई निकल के आया था तो वो सबको सपोर्ट भी करते हैं बिकॉज वो पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। अरसलान, डेमोक्रेसी में तो फिर ये भी होता है ना कि अगर ज्यादा लोग, मसला ये है कि हम इसकी आदत, हमें आदत इसलिए नहीं है जी अरसलान साहब, डेमोक्रेसी में तो फिर ये भी होता है ना कि अगर मेजॉरिटी कहेगी कि जहांगीर तरीन साहब को इजलासों में नहीं बैठना चाहिए, जहांगीर तरीन साहब को फैसले नहीं करने चाहिए, तो क्या जहांगीर तरीन साहब को इन तमाम फैसलों और इजलासों से हटा दिया जाएगा या उन्हें किनारा कशी इख्तियार करने के लिए कह दिया जाएगा? बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है। खान साहब कभी भी जहांगीर तरीन साहब को जिनकी इतनी सपोर्ट रही, और अब हमें मुख्तलिफ डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट देखने में आ रहे हैं। शकूर शाद का स्टेटमेंट आया कि नहीं जी, जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं जिनकी सपोर्ट की वजह से, जिनकी मेहनतों की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। देखिए, बात यह है कि जहां तक बात है कि एक लीडर ने दूसरे के खिलाफ बयान दिया, यहाँ पर बात की, देखें उनकी राय है और सबको राय देने का जो है वो आजादी है, राय दे सकते हैं। आपकी क्या राय है सर? अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल राय पूछूं तो आप इस वक्त देखिए, मेरी राय ये है कि जहांगीर तरीन साहब की इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के हवाले से बहुत खिदमात हैं, और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को पार्टी से अगर आप हटा के भी अगर बात करें, जहांगीर तरीन साहब की जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है एग्रीकल्चर के मामले में, पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स इस वक्त मौजूद नहीं होगा जो अपनी मदद आपके अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे खड़े होकर इतना बड़ा जो है, जिसने हेलीकॉप्टर्स और जहाज भी किसी के पास इतने नहीं है सर जी, हेलीकॉप्टर्स और जहाज भी नहीं है किसी के पास इतने जितने जहांगीर तरीन साहब के पास। कर्जा लेके तो नहीं किया ना, कोई करप्शन करके तो नहीं किया ना, किसी का डाका तो नहीं डाला, कोई माफिया बना के तो नहीं किया, अपने पैसों से बनाया है उन्होंने। जो भी किया है किसी से कोई लिया थोड़ी है, किसी की चोरी थोड़ी की है उन्होंने। हेलीकॉप्टर लिया, अगर किसी को इतनी दर्द भी महसूस होता है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया, कितने मुल्क पाकिस्तान में कितने लोगों के पास हेलीकॉप्टर है, वो एक बिलावल फिर नाअहली की क्या वजह है सर? उदाहरण चलाते हैं। मेरे ख्याल में सर जहांगीर तरीन साहब नाअहल भी तो है ना, तो अगर कोई करप्शन नहीं की, कुछ नहीं किया, तो नाअहली की तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो वेट कर रहा था आपके सवाल पूछे। बात यह है, जहांगीर तरीन साहब जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन, ठीक है। वो कोई उन्होंने जो है ना कोई क्रिमिनल उस पर अभी क्या, उन्होंने एक डिस्क्लोजर था इलेक्शन कमीशन का फॉर्म, उसके अंदर उन्होंने एक जायदाद जो है उनकी नजर में उन्होंने नहीं दी, उसकी टेक्निकलिटी थी, लेकिन उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, उन्होंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाए थे, उन्होंने पाकिस्तान का पैसा जो है किसी दूसरे मुल्क पर छुपाया नहीं था। और जो जहाज जो है मतलब सर इन जनरल आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को पूरी तरह सियासत में होना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया है, इलेक्शन कंटेस्ट करने से नाअहल करार दे दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, मतलब आप सर मुझे एक लाइन बताएं ना कि आया उनका इजलासों में शिरकत करना दुरुस्त है या गलत है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर, तो उसमें क्लियर है कि वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं कर सकते। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है कि आपके पॉलिटिकल व्यूज हो, तो पॉलिटिकल व्यूज तो हर इंसान के होने चाहिए। आजाद मुल्क में हम रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, पॉलिटिकल व्यूज होने चाहिए। और जहांगीर तरीन की हवाले से अगर किसी दूसरे लीडर की राय है तो वो, मैंने पहले ही कहा, राय तो हो सकती है, तो मेरी भी एक अलग राय हो सकती है, लेकिन बात यह कि जहांगीर तरीन इस पार्टी के नंबर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और कोई भी ताकत जो है उनको सियासत में अपना किरदार अदा करने से नहीं रोक सकती। सर अरसलान ताज साहब, देखिए
मतलब जो इंसान अपने लिए सोचता है, अपनी पार्टी के लिए सोचता है, वही दूसरी पार्टी के लिए भी सोचना चाहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अगर कोई नाअहल होता है तो उस पर तनकीद की जाती है कि पार्टी इजलास की सदारत कैसे कर रहे हैं, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से भी हटाया गया, तमाम चीज़ें की गई। एक एहतजाज किया गया कि एक नाअहल इंसान जो है ना वो किसी सियासी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, ये तमाम चीज़ें हुई। तो सर फिर मतलब ऑफिस होल्ड करना या किसी पार्टी के इजलास के अंदर अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट राय रखना, सर ये भी तो फिर गलत है ना। आपको फिर यार्ड स्टिक एक होनी चाहिए सर, सबको एक छड़ी से नापा जाता है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें आपको डिटेल देखनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब का केस और जहांगीर तरीन साहब के केस में जमीन आसमान का सर वैसे जायदाद छुपाना या बेनामी जायदाद, सर मैं आपको मुझे जवाब अरसलान ताज साहब एक सिर्फ बात मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि बेनामी जायदाद होना नौकरों के नाम पे या मतलब इन चीजों का छुपाना, सर ये एक ही तरीके, मतलब नहीं, बेनामी क्या होती है सर? आप सवाल फेक अकाउंट से बेनामी में क्या फर्क है? जी देखें, जहांगीर तरीन साहब ने छुपाई नहीं थी। जहांगीर तरीन साहब ने एक बाकी जो अपने डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें अपने बेटे के नाम पे वो जायदाद दिखाई थी, छुपाई नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी ये मेरे तो पाकिस्तान के वो ही नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है तो इनको ऊपर कानून लागू नहीं होता। उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमें कतरी खत ला के दिया है और ये तो जायदाद जो है कतर ने दी थी पहले हमने, उन्होंने वो जाहिर की थी। चलिए सर, बहरहाल आपकी पार्टी के लीडर हैं, आप उन्हें लीडर मानते हैं, इजलासों की सदारत करते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है आप कैसे मान सकते हैं? आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो आपने सवाल पूछा कि पार्टी के ऑफिस होल्ड करने। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त पार्टी का कोई ओहदा नहीं रखते, ठीक है। पार्टी के एक आम जिस तरह मेंबर होता है वैसे है, लेकिन क्योंकि सीनियर ओहदे पे रहे हैं तो सीनियर होने के नाते उनका एक अलग से रुतबा तो है। हाँ। और कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि कोई इजलास वो अटेंड नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाए और सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि जी आपके ऑर्डर में क्या लिखा है, क्या वो इजलास। मतलब सर इनडायरेक्टली आप शाह महमूद कुरैशी साहब को कह रहे हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के ऊपर अगर किसी को है इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन। सर आपकी अपनी पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रॉब्लम है ना सर, कोई बाहर के लोग थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना स्टेटमेंट है, आपकी पार्टी की, वो भी एक बड़े रहनुमा है। बिल्कुल उनकी है, उनकी अपनी राय है, बिल्कुल राय है उनकी। चलें, बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब, आपने जी मेट्रो वन न्यूज को वक्त दिया। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस मौजू पे बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साजिद अहमद साहब। इनसे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं ख़ासतौर पे कराची के हवाले से, यानी जो पैकेज अनाउंस किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज यानी जो कहा सिंध हुकूमत को कि वो वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद को संजीदगी से ले और कराची पैकेज के लिए फ़ंड्स जो है वो वफाक की जानिब से दिए जाएंगे। कब ये फ़ंड्स आएंगे, कब इन पे काम शुरू होगा, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को इन ये जो तरक्याती मंसूबे हैं इसका हिस्सा बनाया जा रहा है, या अपना क्रेडिट लेने के लिए, या फिर जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं दरअसल ये उसकी तैयारी है? साजिद भाई क्या कहते हैं? मतलब ये आप इत्तेहादी तो ज़रूर हैं मतलब वफाकी हुकूमत के साथ, लेकिन कराची की जब फंड्स की बात की जाती है, कराची पैकेज की बात की जाती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक सफाई मुहिम कह लें या चमकता दमकता कराची कह लें, ग्रीन कराची कह लें, शुरू कर रहे थे, तो ये मुझे बताएं कि सर ये इसमें तो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश ये की जाती है कि सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाए। अभी जो तहरीक इंसाफ के एमपी थे अरसलान, उन्होंने कहा कि कराची को कभी फंडिंग नहीं हुई। मेरे ख्याल में गलत है। कराची में अगर कभी काम हुआ है 70 साल की पाकिस्तान की तारीख में तो वो दौर था परवेज मुशर्रफ का दौर, साबिक़ सदर जो है, कि उस ज़माने में कराची को फंडिंग दी गई और कराची के लोगों ने, एमकेएम ने पूरी टीम के शक्ल में काम किया कराची के अंदर, और एमकेएम की उस टीम ने इस शहर के अंदर वो सब कुछ कर दिखाया 4 साल के अंदर जो वो सोच नहीं सकते थे। इसका मतलब ये हो गया कि कराची के लोग, क्योंकि हम मुकामी हैं, मुकामी लोग हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े और यहीं हमें मरना भी है। अच्छा, कराची की फ़िक्र हमसे ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कराची की हकीकी नुमाइंदे भी हमें, लेकिन हमेशा कराची के हकीकी लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया।
उन पर एतबार नहीं किया गया। मेरे ख्याल में अगर परवेज़ मुशर्रफ ने अपने 4-8 साल दौर के अंदर 4 साल जो बल्दियाती गवर्नमेंट थी, एक तो बल्दियाती सिस्टम निज़ाम बहुत अच्छा था, वो मुकम्मल पावरफुल था। एक बात जानना चाहूंगा सर, कराची मतलब सर इसमें 2 टेन्योर्स रहे, नेमतुल्लाह खान एडवोकेट का टेन्योर रहा और दूसरे मुस्तफा कमाल भी उन्होंने फंडिंग की। सर मुस्तफा कमाल का भी टेन्योर रहा, लेकिन सर बदकिस्मती से बाद में मुस्तफ़ा कमाल के स्टेप्स को यही कहा जाने लगा कि नहीं जी उनके अपनी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं थे, इसमें पैसों में भी बंगलिंग की गई, काफ़ी हद तक पैसे भी बनाए गए, मतलब सर फिर वहाँ डिफरेंसेस आने लग गए। देखें, पार्टियों के अंदर सिर्फ जो शख्सियत किसी की नहीं होती, पार्टी के अंदर किसी भी कारकुन को आप ला के बिठा दें किसी भी जिम्मेदारी पर, और एमक्यूएम में ऐसे लाखों हीरे हैं, छुपे हुए हीरे हैं कि जिनको ला के बिठाएं। आप अगर किसी को सीट पे ला के बिठा भी दें और हाथ पांव बांध दें, मिसाल के तौर पर मौजूदा मेयर को पावरलेस किया गया, कभी इसी साबिक मेयर नहीं दिया, उसको पावर नहीं दी, कभी सर इसी साबिक मेयर की बड़ी तारीफें की जाती थी कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बिल्कुल जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, उस मसला ये सारा ये था कि उस जमाने के अंदर एमक्यूएम ने बहुत दिल से काम किया। उस वक्त जो फंडिंग जितनी कराची को दी गई, मेरे ख्याल में एमक्यूएम की क़यादत नहीं। अच्छा साजिद भाई, आपसे परवेज़ मुशर्रफ से फंडिंग लेके दी थी, मेयर कराची नहीं दी डायरेक्ट मेयर कराची को, बल्कि एमक्यूएम की क़यादत ने लेके दी थी वफाक के अंदर। अच्छा साजिद भाई, आपसे इस पे हम मजीद बात करेंगे। यहाँ हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे नाज़रीन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पानी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इन एक्शन नजर आता है। 48 इंच कतर की जो लाइन है उसके अंदर मुताद्दिद गैर कानूनी कनेक्शंस पाए गए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड असदुल्लाह खान साहब, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असदुल्लाह साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। सर ये बताइएगा कि ये जो आजकल काफ़ी एक्शंस नज़र आ रहे हैं पानी चोरों के खिलाफ और एक ड्राइव नज़र आ रही है, सर ये एक्शंस भी किए जाते हैं, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, सर कराची को पानी की फरहमी तो उसी तरह लोग रो रहे हैं, उसी तरह लोग टैंकर्स डलवा रहे हैं, सर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा पानी की सप्लाई पे? डॉक्टर साहब देखें, कोशिश जारी रहती है और जहां तक पानी की चोरी का ताल्लुक है वाटर बोर्ड हमेशा एक्शन लेता रहता है, लेकिन ये जो पानी चोर का जो सिलसिला है, क्योंकि आपको मालूम है कि पानी की तमाम लाइनें जो है वो अंडरग्राउंड हैं, अंडरग्राउंड होने की वजह से बहुत से ऐसे रिमोट एरिया हैं, जैसे आज का ऑपरेशन जो जिसका आपने जिक्र किया ये लियारी नदी में था। अब लियारी नदी में आम आदमी का या लोगों का गुजर नहीं होता है, इसलिए नजर नहीं आता है। तो 48 इंच की हमारी एक लाइन है, उसमें रात के लम्हे किसी वक्त भी छुपी चोरी जो है वो कनेक्शन ले लिए गए थे, जो कि हमारी नॉलेज में आए जब जैसे, तो उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया। 5 कनेक्शन उसमें से निकले जो कि 2-2 इंच और 1.5 इंच के थे, और क्योंकि 48 में से 5 कनेक्शन अगर निकल जाए तो काफी पानी का प्रेशर कम भी हो सकता है। देखें डॉक्टर साहब, जहाँ तक चोरी का ताल्लुक है, मैंने सुबह भी एक बात की, हालांकि उस बात को मैं प्रमोट नहीं करूंगा, कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे केसेस आपको नजर आए होंगे कि जो मोबाइल स्नैचर्स होते हैं पकड़े जाते हैं, सजा होती है और फिर पुलिस बताती है कि दोबारा फिर से वो ये काम शुरू कर देते हैं। तो ये चोरी वाले जिनकी आदतें पड़ी हुई होती हैं उनको ये आदत शुरू से पड़ी हुई है और वो वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी चोरी करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कल का अगर आपने आप ही के टीवी ने भी दिखाया था, मुझे याद है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 के अंदर एक हाइडेंट चल रहा था, एक हॉस्पिटल है उसके पीछे ये हाइडेंट चल रहा था, जो बेसिकली ले तो कुएं से रहे थे, 3 कुएं थे वहां पे, उनसे ले रहे थे, लेकिन हमें कभी ये इंसान था कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं उसमें से कनेक्शन किया हुआ था। अच्छा असदुल्लाह साहब, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा, फिर हमारे साथ साजिद अहमद साहब मौजूद हैं, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये भी आपसे सवाल करेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि जिन कंड्यूट लाइंस के साथ वाटर हाइड्रेंट्स कनेक्टेड होते हैं, जब वाटर हाइड्रेंट को सप्लाई दी जाती है तो क्या फिर इलाके की सप्लाई रोक दी जाती है, या सिर्फ उसी टाइम में वाटर हाइड्रेंट से जो कंड्यूट गुजर रहा होता है उससे इलाके में सप्लाई की जाती है जब वो वाटर हाइड्रेंट बंद किया जाता है, यानी जो शट आवर्स होते हैं सुबह या रात के 2-2 घंटे? डॉक्टर साहब देखें, जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे 18 घंटे ये हाइड्रेंट चलते हैं, और ये जितने हाइड्रेंट्स हैं ये मोस्टली अप स्ट्रीम में ज्यादा हैं। जैसे 3 हमारे हाइड्रेंट जो मेजर है, बल्कि 4 हाइड्रेंट कहा जाए, वो अप स्ट्रीम पे मेन लाइन के ऊपर है। जैसे कि एक स्टील मिल के पास है, क्योंकि वहां से पानी का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से ये चलते हैं। उसके बाद आप सर जब ये हाइड्रेंट चल रहे होते हैं तो इलाका मकीनों को पानी मिल रहा होता है 18 घंटे?
जी 18 घंटे उसी में, क्योंकि कंडूट के अंदर पानी ज्यादा होता है, कंडूट के अंदर क्वांटिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू जो WTM की लाइनें हैं, तो उसमें से इलाका मकीनों को पानी मिल रहा होता है और हाइड्रेंट्स को पानी मिल रहा होता है। लेकिन जिस वक्त हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो 6 घंटे हम बंद भी करते हैं, जैसे कि आपके इल्म में है ये बात। जी अच्छा, असदुल्ला साहब, साजिद अहमद साहब एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। सर, जी, अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब। अच्छा देखिए कि पाकिस्तान का कराची वो मजलूम शहर है कि जहाँ टैंकर माफिया राज कर रही है। बेचने के लिए बहुत पानी है लेकिन कराची के लोगों को देने के लिए पानी नहीं है, जबकि कराची के लोग जहाँ पानी नहीं भी आता वो वाटर बोर्ड का बिल देते हैं। अच्छा, फिर एक आपको मैं याद दिलाऊं कि पिपरी से मलीर तक 1 अरब रुपए की लाइन डली थी पानी की, स्पेशल मलीर के लिए। वो 1 अरब मट्टी के अंदर चले गए हैं, लेकिन वो लाइन कंप्लीट हो गई। इसके कुछ ब्रांचेस मलीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी है, वो कब स्टार्ट होगा सर, उसको देखें। 1 अरब रुपए मट्टी जमीन के अंदर वक्त महदूद है, हमारा प्रोग्राम और इख्तिताम की जानिब गामज़न है। जी असदुल्ला साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसरन का जवाब देता हूँ बहुत ही। डॉक्टर साहब बोल सकता हूँ मैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं साजिद भाई के इस सवाल का जवाब देता चलूं ताकि अवाम उन्नास को भी ये इल्म हो कि ये जो हमारे 6 हाइड्रेंट हैं लीगली, इसके अलावा अगर कोई हाइड्रेंट आपकी नॉलेज में आए तो काइंडली मुझे बताइए, मैं उसको तोड़ने के लिए 48 घंटे में तैयार हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये 6 हाइड्रेंट जो हैं, जो इस वक्त कराची को 530 MGD सप्लाई होता है, उसमें से सिर्फ 13 MGD ये हाइड्रेंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसकी परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये सिर्फ 3 से 3.5% बनती है। तो ये जो हाइड्रेंट 6 हैं, जिसके बारे में ये समझा जाता है कि ये पूरे कराची का पानी पीते हैं, मैं ये आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 13 MGD लेते हैं। सर, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि ये कराची का पानी नहीं पीते, पूरा कराची इन्हीं हाइड्रेंट से पानी पी रहा होता है। बहरहाल असदुल्ला साहब, आप मुख्तसरन बस दूसरे से मलीर की लाइन का जवाब दे दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम वाटर की लाइन थी। मैं दूसरे सवाल का जवाब ये दूंगा साजिद साहब भाई के कि जो इस वक्त पानी हमारे पास अवेलेबल है वो 50% पानी अवेलेबल है वाटर बोर्ड के पास और 50% नहीं है। 1100 MGD की इस वक्त हमारी डिमांड है, जो पूरे कराची की इस वक्त डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन पर डे है, और हमारे पास पानी अवेलेबल जो है वो 530 MGD इस वक्त अवेलेबल है। तो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो इसी 530 को हमने पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वलिटी के ऊपर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि 50% पानी इस वक्त मौजूद है और 50% नहीं है। तो ये तो मैं नहीं कर सकूंगा कि 100% पूरे सब कराची को पानी मिल जाएगा। साजिद भाई, फिर दोबारा हम कराची से पिपरी वाली लाइन का बता दें कि सर ये पिपरी वाली जो लाइन है कराची से पिपरी, बिल्कुल जी सर, मैं बताऊं कि ये बिल्कुल सही फरमाया कि वाटर बोर्ड के फंड से ही ये लाइन डाली गई थी। तो सर ये कभी ऑपरेशनल होगी ये लाइन? डॉक्टर साहब एक सेकंड। तो ये 33 इंच की लाइन है जो पिपरी से लेके और मलीर सऊदाबाद तक जाने के लिए ये बिल्कुल लाइन डली हुई है। लेकिन क्योंकि अगर इस लाइन को उस वक्त जिस वक्त कंसीव किया गया था, इसका पंपिंग स्टेशन नहीं डाला गया था, इस दौरान में कराची की पॉपुलेशन तकरीबन यूं समझे, मैं डबल तो नहीं कहूंगा पर यूं करें कि 75% जो है एरिया के बढ़ गया। अगर इस वक्त हम उस लाइन को वहां से स्टार्ट करेंगे तो लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, मलीर ये सब जगहें जो है वो बैठ जाएंगी, क्योंकि साजिद भाई को भी मालूम है कि 15.5 फुट का उसका लेवल हर हालत में हमें मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके लांडी कुरंगी चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया और प्रोग्राम में वक्त की कमी का सामना है। साजिद भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बताने की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।